हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज हमारे विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन में जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10 में पूछे जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में एक और वीडियो। पहला प्रश्न है, दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो उत्तर है नंबर 1 अमीबा और नंबर 2 पैरामीशियम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भोजन में लार की क्या भूमिका है। लार मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित है। इसमें लार एमिलेस होता है जो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। ये भोजन का स्नेहन चिकनापन करके इसे निगलने में आसान बनाता है। तो डियर यंग लर्नर्स, ये हमारे भोजन में लार का महत्व है। अगला प्रश्न, पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। वातरंध्र वायुरंध्र जिनको कहते हैं, जिनके द्वारा पौधे सांस लेते हैं, ये पत्तियों में उपस्थित होते हैं। वातरंध्र पौधे तथा वायुमंडल के मध्य गैसीय विनिमय को नियंत्रित करते हैं तथा रंध्र के आकार को परिवर्तित करके जल की हानि नियंत्रित करते हैं। यह वातरंध्रीय गति अनेकों पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे आपेक्षिक आर्द्रता, CO2 सांद्रण तथा प्रकाश की तीव्रता से प्रभावित होती है। तो डियर यंग लर्नर्स, अगला प्रश्न, श्वसन को परिभाषित कीजिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवधारी उपापचयी प्रक्रमों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा की आवश्यकता उपापचय के लिए आवश्यक रसायनों के संश्लेषण या ऊष्मा उत्पादन के लिए होती है। यह ऊष्मा या ऊर्जा भोजन के टूटने से निर्मुक्त होती है तथा समान समय में वर्ज्य पदार्थ निर्मुक्त होते हैं। वर्ज्य का मतलब जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। तो डियर यंग लर्नर्स, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। तो प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे आप देखते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता, तब सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णित न होने के कारण, प्रकीर्णित मतलब फैलाव, न होने के कारण आकाश काला प्रतीत होता। यही कारण है जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल तो होगा नहीं, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश हमें काला दिखाई देगा। तो जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुंच जाता है तो उसे आकाश काला दिखाई देता है। तो डियर यंग लर्नर्स, ये है अंतरिक्ष से या चंद्रमा से आकाश का काला दिखाई देने का कारण। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हो। दोनों प्रश्नों का संकलन एक साथ है। बोर्ड परीक्षा में जितना पूछे और निवारण भी इसी में है। तो जितना बोर्ड परीक्षा में पूछे आप सटीक उतना ही उत्तर लिखें। तो निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हो। उत्तर है, दूर दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनते हैं, परंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। देखिए, नाम के विपरीत गुण हैं इसमें। दूर दृष्टि दोष में
दूर दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, परंतु निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का बिल्कुल उल्टा है। जो दोष बताया जाएगा वही वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी और उसके विपरीत वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूसरा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता। ये हो गया निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के उपयोग से तथा निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के उपयोग से किया जाता है। तो डियर लर्नर्स, इसको भी लर्न कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए, एक ओम को परिभाषित कीजिए। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अभी एक हमने चित्र बनाया, ए और बी, यहाँ से आई धारा प्रवाहित की गई बी वोल्ट की और आई धारा निर्गत भी हुई। अब स्पष्टीकरण, यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता आई एम्पियर की धारा बह रही तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी वोल्ट हो, तो परिभाषा के अनुसार V इज प्रोपोर्शनल टू I। और इसको सॉल्व करें तो V बराबर RI या IR, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर, तो प्रतिरोध R 1 ओम होगा। परिभाषा कैसे बनाएं? इस प्रकार परिभाषा बनी, 1 ओम की परिभाषा बन रही है। 1 ओम चालक पर लगने वाला वह प्रतिरोध होता है जो चालक पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो या उत्पन्न करे एवं उस पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। तो डियर यंग लर्नर्स, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और V बराबर IR से प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। आंकिक प्रश्न के लिए भी ये महत्वपूर्ण सूत्र बनेगा। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? प्रेरित विद्युत वाहक बल परिभाषित कीजिए। उत्तर है, जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले, बंद परिपथ का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उसको हम लोग बंद परिपथ कहते हैं, और दूसरा जिसमें प्रवाहित ना हो रही तो उसको खुला परिपथ कहते हैं। जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा परिपथ में धारा बहने लगती है। परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यहाँ स्पष्टीकरण है, यदि परिपथ बंद नहीं होता तो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है लेकिन परिपथ में धारा नहीं बहती। तो डियर यंग लर्नर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय प्रेरण ये भी याद रखिएगा। अगला है, वैद्युत मोटर तथा वैद्युत जनित्र में अंतर लिखिए। जनित्र को हम लोग जनरेटर कहते हैं, जनरेट माने उत्पन्न करना, और विद्युत जनरेटर, विद्युत जनित्र, बिजली पैदा करने वाला यंत्र। तो डियर यंग लर्नर्स, इसको अंतर है तो अंतर में आप इस तरह से भी अलग अलग लिख सकते हैं अंतर करते हुए, और ऐसे भी लिख सकते हैं।
जैसा आपको अच्छा लगे। वैद्युत मोटर, यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। इसकी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक बलयुग्म कार्य करता है। तात्पर्य यह है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। दूसरा था वैद्युत जनित यानी जनरेटर। यह क्या काम करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। दोनों बिल्कुल विपरीत, अंतर तो ऐसे भी विपरीत होता है। इसकी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डियर यंग लर्नर्स, आपने देखा विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर दोनों में इस तरह से अंतर आप लिखते हैं। अगला प्रश्न है, 3R का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 3R, इसको ऐसे भी कह सकते हो RRR। तो प्रश्न है 3R का क्या अर्थ होता है? 3R का अर्थ, पहला R का मतलब संसाधनों का कम उपयोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिड्यूस कहते हैं। दूसरा है संसाधनों का पुनः उपयोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग रीयूज कहते हैं। संसाधनों का पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल। तो डियर यंग लर्नर्स, ये 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। संसाधनों का कम उपयोग, संसाधनों का पुनः उपयोग और संसाधनों का पुनः चक्रण। इस तरह से ये 3R का अर्थ होता है। तो डियर यंग लर्नर्स, परीक्षाओं के लिए समय तो अभी है आपके पास, अच्छी तरह अभ्यास करिए। और किसी वर्क में, हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, जितने भी लेबर, वर्कर, हेल्पर लगा दिए जाते हैं वो काम उतना ही आसानी से हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो पढ़ाई का काम है वो हमारा मस्तिष्क, हमारी आँखें, हमारे हाथ, हमारा मुख आदि आदि अंग काम करते हैं। तो इन सभी को अपनी इच्छा के अनुसार आप प्रयोग में लाइए। समय समय पर रेस्ट भी करिए, कुछ समय के लिए खेलना, मनोरंजन आदि का भी उपयोग करें। और हमारे कहने का मतलब है, लिखें, पढ़ें और बोल करके पढ़ें, ताकि मस्तिष्क में आपका बोला हुआ छप जाए, जाके वहाँ पर स्टोर हो जाए और ज़रूरत पर पढ़ने पर आपको परीक्षाओं के समय उपलब्ध हो जाए। इसके लिए बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। और इस तरह से सभी प्रभावी अंगों को उपयोग में लाइए, मुख, मस्तिष्क, हाथ, आँखें। तो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष।